तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का आज के इस लेट नाइट सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और रात के इतने बजे भी आप काफ़ी साथी पढ़ने के लिए तैयार हैं, ये आपका हौसला दिखाता है, आपकी तैयारी करने के लिए एक जुनून दिखाता है और एक उत्साह दिखाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और अगर वो एनर्जी नहीं है तो हमको एक जगह मूव करने में कठिनाई होती है, उस मंजिल को पाने में कठिनाई होती है। तो जब भी हम एक मोमेंटम में रहते हैं, एक गति मिलती है, उस एनर्जी के साथ हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो राजू नैन जी भी हैं, बहुत सारे साथी यहाँ जुड़े हैं। जरा मेरी आवाज़ और ऑडियो वीडियो बहुत तरीके से सभी साथियों को पहुंच रही क्या? जरा कंफर्म कर देंगे कोई साथी? क्लियर है सर, ऑडिबल क्लियर विजुअल है, दोनों क्लियर है सर। एकदम कभी डाउट ही नहीं रहता कि मेरी आवाज़ ना पहुंचे, लेकिन फिर भी वो आदत सी हो गई है कि पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही करके। और सर प्रिया मैडम जुड़े हैं, विजय रजक जी हैं, वाह बहुत सारे साथी, गौतम जी हैं, जीवी गिरी जी हैं। और आजकल शंकर जी अभी नहीं दिख रहे हैं ना, शंकर जी जरा हिमालय हिमालय की तरफ गए होंगे, अभी बर्फ पर घूम रहे हैं। सर और फैकल्टी का आवाज में प्रॉब्लम आता है सर, आपका आवाज क्लियरेंस रहता है हमेशा। ऐसा क्या? न गुल्ले नगमा हूं न पर्दा साज, मैं तो हूं अपनी शिकस्त की आवाज। एक आप साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अलग है मेरा अंदाज, और मैं इसलिए आता हूं क्योंकि आप एक बेहतरीन बन जाएं तीरंदाज, बेहतरीन बन जाएं तीरंदाज। तो आप लोग को तीरंदाज बनाने के लिए मैं बीच बीच में हौसला अफजाई करने के लिए आ जाता हूं। और बाकी लोग का भी सही हो जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से सेशन हो रहे हैं, उद्देश्य एक ही है कि आपको सफल बनाना। तो आज का सेशन काफ़ी साथी जो हैं हमारे दूसरे बैंक के हैं, लेकिन इस सेशन को आप लोग मेरे साथ मेरे रिक्वेस्ट पर देखिए, क्योंकि ऐसे सेशंस को देखने से दूसरे बैंक को जानने के साथ साथ अपने बैंक के उन पैरामीटर को जानने में मदद मिलेगी। जैसा कि हम बिजनेस फिगर की बात कर रहे हैं, सभी बैंकों में प्रमोशन एग्जाम में इंटरनल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 3-4, कई बैंकों में मैं देखा हूँ 5 से भी ज़्यादा सवाल बिजनेस फिगर से जुड़े हुए आते हैं। मान के चलिए एवरेज 3 सवाल तो आएंगे। तो किन किन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है बिजनेस फिगर में, उसको आज हम लोग जानेंगे। ये सेशन पूरी तरह से आईडीबीआई के साथियों के लिए होगा, लेकिन दूसरे बैंक के साथी इसमें अपने बैंक के फिगर को सीख पाएंगे और जाके अपना तैयारी करके उसको नोट कर पाएंगे। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ बिजनेस हाइलाइट्स पर आईडीबीआई का। तो जब भी हम किसी बैंक के इंटरनल सेशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें पहला कड़ी तैयार करने का होता है बिजनेस फिगर। और जब भी बिजनेस फिगर में देखते हैं तो एक ही मुख्य उसका याद रखने का तरीका होता है, या सवाल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, वो होती हैं आपके बैंक का बिजनेस में कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जिनमें आपने उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन किया है। तो जिन स्थितियों में आपने जिन पैरामीटर पे अच्छा प्रदर्शन किया है उसको याद रखने की ज़रूरत होती है। और पूरे टाइम ये देखा गया है कि अगर हमारे बैंक का कोई पैरामीटर खराब है तो उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता, और जो अच्छा है उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आईडीबीआई के 31 मार्च 2022 के बिजनेस फिगर पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो कासा परसेंटेज है, कासा परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, 56.77 कासा परसेंटेज। 56 कासा परसेंटेज, क्या बोलते हो राजू नैन जी, कैसा है 56%? बहुत बढ़िया कहा जाएगा सर इसे। एकदम उत्कृष्ट लेवल कहा जाएगा। बिल्कुल सर। अगर 35% कासा होता है ना, 100 रुपए में से 35% कासा हो जाए उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन ये अगर 50% जो ऊपर है तो उसको उत्कृष्ट माना जाता है। इनका तो लगभग 60% के बराबर है। मतलब कासा परसेंटेज एक ऐसा सिंबल है जिसमें आप अपने बैंक की ग्राहक सेवा को जोड़ सकते हो। क्योंकि कासा डिपॉजिट जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, अगर इसका रेशियो ज़्यादा है, मतलब आपकी दैनिक जो सर्विसेज हैं, जो शाखाओं के माध्यम से विस्तारित की जाती हैं, वो बहुत अच्छी होगी, तभी जाके लोग जो है आप पर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे खाते हैं जिनमें से बार बार उनको इनका व्यवहार करना पड़ता है। एग्री करते हैं राजू नैन जी? सही है सर, सही है। हमारे बैंक का भी बहुत बढ़िया है सर कासा परसेंटेज। कितना है? 60 और 70 के बीच में है सर। बहुत बढ़िया। तो ये कासा परसेंटेज जो है आपका, ये दिखाता है कि आपकी ग्राहक सेवा अच्छी है, 56.77%। और दूसरा अच्छी बात होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी ये आपको बढ़ाने में मदद करती है।
क्योंकि कासा डिपॉजिट में आपका जो कॉस्ट है कम पड़ता है। तो 56.77% है कासा डिपॉजिट। अब दूसरा इस स्क्रीन में से जो महत्वपूर्ण चीज आपको देखना है वो है CRAR। CRAR टोटल जो है CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इनका कितना है राजू नैन जी बताइए। IDBI बैंक का कैपिटल टू रिस्क 13.60% सर। नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल CRAR टोटल CRAR ये 19.06 है। आपका अपना बता रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो सर बॉर्डर लाइन पे है सर, 11.71 है। यहाँ पर IDBI का देखिए 19.06 है। 19.06 है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कितना होना चाहिए, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 11.50% होना चाहिए सर, बहुत एज बढ़िया। पर बेसल थर्ड के अनुसार सर। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन डेट कब है इंडिया में कंप्लीट? इंडिया में सर 1 जनवरी 2023 सर। चालू हो गया है ना। तो 1 जनवरी 2023 से इंडिया में बेसल 3 का कंप्लायंस कंप्लीटली करना है। उसके तहत 11.5% CRAR होना चाहिए, जिनमें से 9% जो है आपका कैपिटल होना चाहिए और 2.50% जो है आपका क्या होना चाहिए? कंजर्वेशन बफर। कंजर्वेशन कैपिटल कंजर्वेशन बफर है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक ऐसा अमाउंट है कि बैंकों को ये सलाह दिए गए हैं कि जब उनका अच्छा समय हो तो कुछ कैपिटल एक्स्ट्रा में बचा करके रखें। तो इसलिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर है 2.50। लेकिन यहाँ पर अगर IDBI की बात करें तो CRAR 19.06% है, जिसको बहुत अच्छा माना जाएगा। और टायर 1 कैपिटल देखिए इनका 16.68% है, जबकि टायर 1 कैपिटल 7% होने से भी चल जाता है। तो इनका तो बहुत अच्छा कैपिटल माना जाएगा। तो इनका जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है CRAR 19.06% और कासा परसेंटेज इनका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनका रिटेल जो आपका रिटेल का जो रेशियो है ना ये बहुत अच्छा है, इसीलिए इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और इनके पास देखिए रिटेल का रेशियो है 63 और कॉर्पोरेट का रेशियो है 37। अगर 100 रुपये इन्होंने कोई लोन दिया है तो 63 रुपये लोन दिया है खुदरा ग्राहकों को और 37 रुपये लोन दिया है ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स को दिया है। तो रिटेल को करने से इंटरेस्ट से इनकम ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी इनकी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट NPA की, तो नेट NPA इनका कितना है? नेट NPA राजू नैन जी इनका नेट NPA बताइए। 1.27% है सर। वाह, कैसा माना जाएगा 1.27%? बहुत बढ़िया सर माना जाएगा। अगर 3% से अगर नेट एनपीए कम होता है सर, ये सॉरी 5% से, तो बहुत अच्छा माना जाएगा सर। ये एक्सीलेंट माना जाएगा। इनका जो है ना इनका NPA लेवल जो है बहुत ही एक्सीलेंट माना जाएगा 1.27%। उसका कारण क्या है? देखो इन्होंने प्रोविजन कितना 100% प्रोविजन इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो अच्छा है, इस वजह से 97.63% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है। और ये मिनिमम कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड लेवल? 70% होता है तो स्टैंडर्ड माना जाता है सर। कम से कम 70% 70% होना के चाहिए। ऊपर, हाँ शेखर जी क्या बोल रहे हैं? 70% से ऊपर होने से अच्छा होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता मिनिमम है। 70% रखना है। लेकिन इनका देखिए 97.63% है, बहुत अच्छा प्रोविजन कवरेज रेशियो है। इससे दिखाता है इनके पास कैपिटल है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर कैपिटल प्रोविजन किया है, प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा दिया। अदरवाइज इनका भी ग्रॉस NPA बहुत ही खतरे के लेवल ऊपर है 19.14%। ग्रॉस NPA जो है 10% से ज़्यादा हो जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, यहाँ तो 2 गुना के बराबर है। तो ग्रॉस NPA बहुत ज़्यादा है 19.14%। और इसी को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने प्रोविजन बढ़ा दिया 97.63%। 1.27% इनका नेट NPA हो गया। तो इस पूरे स्क्रीन में आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक कासा परसेंटेज इनका बहुत अच्छा है 56.77। फिर आपका रिटेल और कॉरपोरेट का जो रेशियो है 63, रेशियो 37। और आपका नेट NPA 1.27। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 19.06% है। और आपका यहाँ पर देखना हो तो आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 3.56% और कॉस्ट ऑफ फंड 3.84%। मतलब जो भी डिपॉजिट पब्लिक ने रखा है उस पर खर्चा आ रहा है 3.56% FD सेविंग सब मिला के।
तो ये इस स्क्रीन में से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले स्क्रीन पर। यहाँ पर ये स्क्रीन में से ज़्यादातर बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में एक बात पूछता है, डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है, या डिपॉजिट का फिगर कितना है, या टोटल बिजनेस का फिगर कितना है। तो अगर आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 31 मार्च 2022 की स्थिति में इनका जो डिपॉजिट है 2,33,134 करोड़ है। 2,33,134 करोड़ का डिपॉजिट है। और कासा परसेंटेज तो आपने देख ही लिया, 56.77% है। कासा परसेंटेज में तो गजब का उछाल आया है। तो यहाँ पर इनका डिपॉजिट जो है 2,33,134 जो है करोड़ है। और यहाँ पर अगर ईयर बाई ईयर ग्रोथ देखेंगे तो इनका ईयर बाई ईयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और ये अगर आपको इसमें परसेंटेज क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखेंगे तो 5% का ग्रोथ है, ईयर वाइज में तो कम का ग्रोथ है, 1% का ग्रोथ है। तो इसको कम माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। कम से कम डिपॉजिट में ये ग्रोथ जो है कम से कम 7% के ग्रोथ होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 1% का ईयर वाइज ईयर ग्रोथ है, तो इसको कम माना जाएगा। तो इस स्क्रीन में से इसमें से आपको देखना है, डिपॉजिट है 2,33,134 करोड़, ग्रोथ है 1% ईयर वाइज ईयर। और कासा परसेंटेज आपको याद रखना है 56.77। तो जैसा कि मैंने बताया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन है उसको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं है उनमें सवाल नहीं पूछे जाते हैं, नकार दिए जाते हैं। चलिए अगला है आपका ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस है आपका 1,78,207 करोड़। तो ग्रॉस एडवांसेस आपका हो गया 1,78,207। और जो आपका डिपॉजिट है वो है 2,33,124। तो टोटल जो बिजनेस होगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बिजनेस होगा 2,33 और 1,77। तो आप मान लीजिए ये इसको 1,80,000 मानते हैं, और 3,80,000 और 4,13,000 के आसपास जो है टोटल बिजनेस है। 4,13,000 अगर कैलकुलेटर में सही तरीके से जोड़ लें तो आप देख लीजिए कितना होता है। 1,78,207 ये एडवांसेस है, और आपका डिपॉजिट है 2,33,134। तो 2,34 तो आपका 4,11,341। तो कितना बिजनेस है राजू नैन जी? आपका जो टोटल बिजनेस है आईडीबीआई का 4,11,341। तो 4,11,341 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें से 2,33,134 करोड़ का डिपॉजिट है, और 1,78,207 करोड़ का इनका एडवांसेस है। तो एडवांसेस में अगर देखेंगे तो आप इनका जो ग्रोथ है ईयर वाइज ईयर ग्रोथ भी कभी पूछता है, लेकिन इसमें चूंकि स्क्रीन पर ग्रोथ नहीं दिया है तो हम लोग किसी दूसरे स्क्रीन पर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली इस अभी तक की सेशन में याद रखना है कि आईडीबीआई का 31 मार्च 2022 की स्थिति में 4,11,341 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें 2,33,134 करोड़ का डिपॉजिट है और 1,78,207 करोड़ का एडवांसेस है। अब आती है कि जब 2,33,134 करोड़ का डिपॉजिट और 1,78,207 करोड़ का एडवांस के साथ 4,11,341 करोड़ का कारोबार करते हैं, तो इतना बिजनेस करने में इनका इंटरेस्ट इनकम कितना होता है? इनका इंटरेस्ट इनकम पूरे साल का होता है 18,295 करोड़, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है 9,133 करोड़। तो इंटरेस्ट बैंक में जब काम करते हैं तो जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट इनकम होता है, और जो डिपॉजिट रहता है उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है। तो चूंकि इनका जो है 50% जो 50% से भी ज़्यादा कासा है, तो उसमें कम इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है कम है। देखिए 18,295 करोड़ जो है इंटरेस्ट इनकम है, 9,133 करोड़ जो है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया 9,162 करोड़। तो 9,101 ये कैसा, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, है ना?
राजू नैन जी, इंटरेस्ट इनकम को देखो कितना अच्छा माना जाएगा। लोन से 18,000 करोड़ का इनकम हो रहा है बढ़िया है सर। और लोन से 18,295 करोड़ का इनकम हो रहा है और जो डिपॉजिट रखे हैं उसमें 9,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। मतलब सोचिए, जो डिपॉजिट रखा है उसी से तो लोन दिए हैं, लेकिन आपका रिटर्न किस तरीके से है, मतलब रिटेल एडवांसेस ज़्यादा हैं, इसी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा है। फिर अदर इनकम है। अदर इनकम में क्या क्या आता है? अदर इनकम में बताओ राजू नैन जी। अदर इनकम 4,690 करोड़ का है। अदर इनकम में सर क्रॉस सेल का जो कमीशन होता है सर वो आता है। यस। और सर्विस चार्जेज आता है सर। सर्विस चार्ज होता है ना, जितने भी सारे आप डीडी बनाते हैं, कमीशन होते हैं, जी। चार्जेस होते हैं, सारे जो हैं चार्जेस, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारे अदर इनकम में आते हैं। फिर थर्ड पार्टी सेल करते हैं उसका कमीशन। तो इस सब को देखते हुए 18,295 इंटरेस्ट इनकम, 9,133 एक्सपेंसेस, तो नेट इनकम 9,162। इस तरीके से अगर अदर इनकम जोड़ के पूरा देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट जो है 2,439 करोड़ का साल में प्रॉफिट है। 2,039 करोड़ जो है आपको याद रखना है। नेट प्रॉफिट 2,439 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर साल भर का प्रॉफिट की बात आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में सीधे नेट प्रॉफिट पूछ लेता है, तो वो अगर नेट प्रॉफिट साल भर का पूछे तो ये 2,439 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो अभी तक के पूरे स्लाइड में से हम क्या चीज़ देख पाए हैं कि 4,11,341 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें 2,33,134 करोड़ का डिपॉजिट है, 1,78,207 करोड़ का एडवांसेस है, 19.06% CRAR है, फिर 1.27% नेट NPA है और 56.77% जो इनका कासा है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। जैसा कि अभी हमने बताया, प्रॉफिटेबिलिटी 2,439 करोड़ मीन्स 2,439 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। 2,439 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,359 करोड़ का था। तो इसको कैसा माना जाएगा? बहुत ही अच्छा माना जाएगा, है ना। इन्होंने लगभग 100% का ग्रोथ कर दिया प्रॉफिट में, है ना। 80% का इन्होंने बिल्कुल ग्रोथ कर दिया, 80% का। 1,359 करोड़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 के लिए, और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने 2,439 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। काफ़ी कड़ी मेहनत करी और इस कठिन परिस्थिति से उभर कर यहाँ पर ये 2,439 करोड़ का प्रॉफिट दिए। अब कुछ यील्ड के बारे में भी सवाल पूछता है, जैसे नेशनलाइज बैंकों में पूछ देता है कि यील्ड ऑन एडवांसेस कितना है। तो यील्ड ऑन एडवांसेस इनका देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 9.70 है। 9.70 है यील्ड एंड एडवांस। इसको कैसा माना जाएगा राजू नैन जी? बढ़िया माना जाएगा सर। एक्सीलेंट माना जाएगा। बहुत अच्छा कारण माना जाएगा। इसका मतलब समझा दीजिए। इसका यील्ड एडवांस का मतलब ये होता है सर कि जैसे अगर किसी कस्टमर को हम कोई लोन, पर्सनल लोन अगर 13% पे दे रहे हैं और किसी को कोई लोन जो है 7% पे KCC हो रहा है या NRLM हो रहा है या OD हो रहा है कुछ कम रेट पे, तो जो एवरेज परसेंटेज जो होता है सर वही यील्ड एडवांस रेशियो माना जाता है सर। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोन देते हैं, सब में अलग अलग रेट होता है। किसी में DRA में 4% होगा, KCC में 7% होगा, किसी में अलग अलग स्प्रेड रेट के आधार पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेट होता है रिटेल एडवांसेस में होता है। तो सभी रेट को मिला के यील्ड निकाला जाता है कि हम पूरे जो एडवांसेस दे रहे हैं, जो एडवांसेस 1,78,207 करोड़ का एडवांसेस दिए हैं, उनमें अगर हमारा इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो वो यील्ड ऑन एडवांस क्या निकल रहा है, वो होता है 9.70%, जो कि अच्छा माना जाता है। मतलब आप सारे जो लोन है उनको आप डिप्लॉय कर दे रहे हैं 9.70% से। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो 3.73% है, ये भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है 3.73%, ये भी अच्छा है। और एक है कॉस्ट ऑफ नेट इनकम। ये कॉस्ट ऑफ नेट इनकम जो है
ये 45, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं समझिए, कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट, इसको स्प्रेड रेट भी बोलते हैं ना सर उसको? हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्प्रेड रेट बोलते हैं। ओके सर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्प्रेड रेट कहते हैं। तो इस स्क्रीन में से दो ही चीजें आप याद रखिए, एक है यील्ड ऑन एडवांस 9.70 और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.73। तो अगर ये 3.73 है, इसको माइनस कर देंगे 9.73 में से, तो आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 3.56% है। और ये ट्रेंड इसलिए दिखाया जाता है राजू नयन जी कि देखिए इनका ना अगर यील्ड ऑन एडवांस कैसा ग्रो हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये है। तो पिछली बार से ये देखिए 9.97 था, फिर 9.68 था, फिर वहां से बढ़ा है। और यील्ड ऑन एडवांस बढ़ना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घटना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है लगातार घट रहा है, मतलब इनका कासा परसेंटेज बढ़ रहा है। ये देखा जाता है 3.56% कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि जो पैसा पब्लिक का रखा है उसमें हमारा खर्चा कम होना चाहिए, जो पैसा हम पब्लिक को दिए हैं उसमें इनकम ज़्यादा होना चाहिए, तो स्प्रेड रेट बढ़ेगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर के आधार पर आपका जो है कॉस्ट ऑफ फंड और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है ये रिड्यूस हुआ है, ये अच्छा सिग्नल माना जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर याद रखिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 3.56%। अब ये बैलेंस शीट का वही जो ऑडिट स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाया जाता है उसका हिस्सा है, जिनमें से सवाल पूछता है। ज्यादा पॉपुलर सीरीज का इस स्क्रीन में से कौन सा सवाल पूछता है राजू नयन जी बताइए? वो सवाल पूछता है कैपिटल, बैंक का कैपिटल कितना है, बराबर है? बिल्कुल सर। बैंक का कैपिटल पूछता है। तो यहाँ पर कैपिटल जो है बैंक का, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ देंगे तो बैंक का कैपिटल होगा 10,752 प्लस 30,910, ये पूरा नेटवर्थ हो जाएगा। और अगर सिर्फ कैपिटल पूछे तो 10,752 करोड़ का कैपिटल होगा। रिजर्व प्लस सरप्लस के साथ पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो कई बार अलग अलग पूछता है, कैपिटल पूछता है तो 10,752 होगा, और ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है 30,910 है। ये रिजर्व एंड सरप्लस है, जब भी हम प्रॉफिट होता है तो रिजर्व में ले जाते हैं और सरप्लस में रखे रहते हैं। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस है। और इस स्क्रीन में से आप डिपॉजिट याद रख लीजिए, जैसे कि डिपॉजिट है 2,33,134 है, और एडवांसेस याद रख लीजिए वो है 1,78,207। यहाँ पर एडवांसेस स्टैंड अलोन में से यहाँ टैली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा माइनस हो जाता है। यहाँ पर आपको वो फिगर याद रखना है जो एडवांसेस का 1,00,000, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी नेटिंग कर दी जाती है, तो 1,78,207 को आप जो है वहाँ पर याद रखिएगा। अगला आपके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन होता है ये, हालांकि बहुत कम बार ही इसमें से पूछा जाता है इस स्क्रीन में से, लेकिन इस स्क्रीन से आप पूरा प्रायोरिटी सेक्टर समझ सकते हैं, इसलिए मैं इस स्क्रीन को रखा हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट आईडीबीआई बैंक के लिए कितना है राजू नयन जी? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? 40% सर। 40% है। तो 40% का टारगेट पूरा करना था आईडीबीआई को 31 मार्च 2022 को, लेकिन इनका अचीवमेंट हो गया 44.44%, है ना, 44.44%। तो ये इसको कैसा माना जाएगा? माना जाएगा सर बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्होंने टारगेट से 4.44% जो है एक्स्ट्रा अचीव कर लिया है सर। इनको एक्सीलेंट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 40% का टारगेट अचीव कर लिया। दरअसल ये आपको लग रहा होगा ये तो सर केवल 4% एक्स्ट्रा किया तो इसको क्यों अच्छा मान रहे हैं, अगर ये और ज्यादा करता तो अच्छा नहीं, और ज्यादा करता तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में एक तो इनकम कम होता है और उसके पैसे रुकने के खतरे रहते हैं, एनपीओ होने के खतरे रहते हैं, इसीलिए इसको सभी बैंकें देखे होंगे नेक टू नेक करते हैं। तो ये अच्छा माना जाएगा, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करना होता है, मैंडेटरी टारगेट है इसलिए पूरा कर लिया। तो 40% के अगेंस्ट इन्होंने 44.44% किया। एग्रीकल्चर का टारगेट होता है एएनबीसी का कितना, विजय रजक जी बताएंगे जी? विजय रजक जी बताइए, व्हाट इज द टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस एज पर द प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन? 18%। वाह, 18% जो है ये टारगेट है। किसकी आवाज आई? विजय रजक जी की आवाज है, किसकी आवाज है? प्रिया नहीं प्रिया सर, प्रिया अच्छा की हाँ, सर। प्रिया जी, हाँ प्रिया जी का आज पहला सेशन है प्रिया जी आपका। यस यस सर, करेक्ट। अरे वाह, स्वागत कर दीजिए हमारे विजय जी, स्वागत कर दीजिए जरा प्रिया मैडम का। हाँ प्रिया जी, आप ये Yes. आज
वर्चुअल क्लास में पहला क्लास है, तो आपको हमारे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक आप यू सो मच सर। ऐसे ही ज्वाइन करें और फायदा लें। यस, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर का टारगेट होता है 18% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिच एवर इज हायर, लेकिन आईडीबीआई ने देखिए 19.55% ऑफ एएनबीसी कर दिया, जिसको बहुत अच्छा माना जाएगा। अब आते हैं एमएसएमई। एमएसएमई के लिए एज सच कोई टारगेट नहीं है, लेकिन माइक्रो सेक्टर में टारगेट जरूर है। माइक्रो में कितना टारगेट है? 7%। 7.5% सर। 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिच एवर इज हायर। लेकिन यहाँ पर ऐसे माइक्रो का अलग से कैटेगरी नहीं दिया, उसको भी इन्होंने जरूर हासिल कर लिया होगा। और ये प्रियरिटी सेक्टर में प्राय अपने को वीकर सेक्शन को देखना होता है, और टोटल प्रियरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर को देखना होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देखना होता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट कितना है, ये बताएंगे प्रिया मैडम? सर 7.5। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट 12। 10% सर। 10%। हम अभी लोग के यहाँ सर 15% होगा सर आरआरबी में। ना 10%। आरआरबी में 15 है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब क्या वीकर दे रहे सेक्टर के हैं? लिए 15 है आरआरबी में, स्मॉल और मार्जिनल के लिए 10%। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का 31 मार्च 2023 में टारगेट क्या होगा? जवाब देंगे। 9.5% सर। 9.5%। 9% सर। 9.5। 9.5%, ठीक है। और अगर 24 का करेंगे तो 10% होगा। 10%। वैसे ज्यादातर ग्रामीण बैंक की बात करें तो सीधे सीधे सवाल पूछता है, एज पर रिवाइज गाइडलाइन कितना टारगेट होगा। लेकिन नेशनलाइज बैंकों में सालाना वो जो डेट को देखते, क्लोजिंग को देख के भी सवाल पूछा गया है कि 31 मार्च 2023 में कितना लक्ष्य होगा, तो उस समय 9.5 होगा। चलिए, ठीक उसी तरह वीकर सेक्शन का टारगेट है। अगर 31 मार्च 2023 को टारगेट पूछा जाएगा तो 11.50% होगा, और रिवाइज टारगेट पूछा जाएगा तो 12% ऑफ एएनबी 12%। और कॉमर्शियल बैंक के लिए। लेकिन ग्रामीण बैंक की बात करें तो 15% ऑफ होगा। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर, जो मैंने बताया ना, जब भी बैंक का हम कोई बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो जो अच्छा अच्छा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और 10 पैरामीटर को पढ़ेंगे तो आपका पूरा बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ सवाल आपको बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अभी तक के आईडीबीआई का पढ़े कि टोटल बिजनेस कितना है, 4,11,341 करोड़। टोटल डिपॉजिट कितना है, 2,33,134 करोड़। टोटल एडवांसेस है 1,78,207 करोड़। CRAR है 19.06%। कासा परसेंटेज है 56.77%। आपका नेट एनपी है 1.27%, और आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो है 97.63%। तो सबसे अच्छा पार्ट यहाँ पर क्या है प्रिया जी, आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 97.63% है। हो सकता है यही सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि प्रोविजन कवरेज रेशियो पूछा जा रहा है और नेट एनपीए परसेंटेज भी पूछा जा रहा है। तो इस स्क्रीन में से प्रोविजन कवरेज रेशियो आप लोग याद कर लीजिए, आपके बैंक का 97.63% प्रोविजन कवरेज रेशियो है। आपका ग्रॉस एडवांसेस, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, 1,78,207 करोड़ है। और इनका ग्रॉस एनपीए कितना है विजय जी, बताइए तो इनका ग्रॉस एनपीए कितना है? 34,115। हाँ, 19% का ग्रॉस एनपीए है। तो 19% का ग्रॉस 19.14% का ग्रॉस एनपीए बहुत खतरा माना जाता है। मतलब पानी जो है सर से ऊपर चला जा रहा है ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये ग्रॉस एनपीए 19% मतलब 10% से जहाँ ज़्यादा हुआ तो वो खतरा माना जाता है। इसी को कम करने के लिए बैंक ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई में से प्रोविजन कर दिया, और अपना नेट एनपीए जो है 1.27% ले आए। 97.63% का कवरेज किया, प्रोविजन कवरेज रेशियो प्रोविजन करके। मतलब प्रोविजन तभी करेगा जब इनके पास पूंजी होगा, अंदर से मजबूत है, कैपिटल इनके पास अच्छा है, क्योंकि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी इनका बहुत अच्छा है। तो इस पूरे स्क्रीन से आपको याद रखना है ग्रॉस एनपीए 19.14%, जो नहीं पूछेगा क्योंकि ट्रेंड ऐसे बता रहा है, क्योंकि इनका नेट ग्रॉस एनपीए खराब है इसलिए नहीं पूछेगा। नेट एनपीए पूछ सकता है क्योंकि अच्छा है 1.27%। प्रोविजन कवरेज पूछ सकता है, इनका अच्छा है 97.63% इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो है।
तो इनमें से आपका ये इस पूरे स्क्रीन में से इतनी सारी चीजें आपको जाननी है। ग्रॉस एडवांसेज 1,78,207, जिसमें नेट एनपीए 1.27%, 97.63% का कवरेज रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला, अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये क्या है प्रिया मैडम? CRAR क्या है? अगर पूछें तो इंटरव्यू में अगर ये सवाल पूछ लिया तो क्या बताएंगे 30 सेकंड में? हाँ जी, विजय रजक जी हैं? हाँ बताइए सर। CRAR क्या है विजय रजक जी? इंटरव्यू में पूछ लिए तो क्या बताएंगे? सर हम लोग जितना कैपिटल रखते हैं सर, उसमें कुछ परसेंटेज हम लोग रिस्क के एवज में कुछ परसेंटेज रखते हैं सर, शायद उसी को CRAR कहेंगे। राजू रिस्क ने बताया, कैसे बताओगे? अच्छा 30 सेकंड में। CRAR का मतलब हुआ सर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, और ये रेशियो वह रेशियो कहलाता है सर कि जब हमारे संस्थान की, बैंक की स्थिति अगर कुछ विपरीत परिस्थितियों में कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए ताकि हम अपने बैंक को मजबूती प्रदान करें और उसको जो है सहन करने की कम से कम 30 दिनों तक उसको जो है चलाने की राशि हमारे यहाँ उपलब्ध हो सर। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलिएगा कि बैंकें जो हैं बेसल गाइडलाइन के अनुपालन के दृष्टिकोण से मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए पूंजी रखनी पड़ती है। उसको ठीक करने के लिए एक पूंजी पर्याप्तता निधि होना बहुत जरूरी है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक का डिपॉजिट होता है, उसी को बोलते हैं CRAR। मतलब जो भी एसेट तैयार करेंगे उसमें रिस्क होता है, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। कैपिटल टू मतलब पूंजी टू कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ऐसे एसेट जिनमें रिस्क होता है, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक के पास कैपिटल होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा? तो बैंकों को बेसल गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को समायोजित करने के लिए बैंकों को पूंजी रखनी पड़ती है। जो भी एसेट दिए जाते हैं बैंक से, उनमें कुछ निर्धारित रिस्क होते हैं, और उसी रिस्क के आधार पर हमको कैपिटल रखना पड़ता है, और वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 11.50% 1 जनवरी 2023 से। उसके एवज में IDBI बैंक का रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है विजय रजक जी? कितना है इनका? 19.06%। ये बहुत अच्छा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये बहुत अच्छा रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है। चलिए अब अगला देखते हैं। इस पूरे स्क्रीन में से सिर्फ यही याद रखिए, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ अभी क्या हो रहा है कि डिजिटलाइजेशन और इंटीग्रेशन और इनहेंस कस्टमर सर्विस पे बहुत फोकस किया जा रहा है। इसीलिए बैंकों में एक प्रतिस्पर्धा है इस गाइडलाइन को देखते हुए। तो इससे जुड़े हुए अगर कोई आंकड़े होंगे आपके, जो फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन एनालिसिस, तो आपको इनमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 94% कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू डिजिटल चैनल इंक्लूडिंग ATM। वाह, इसको कैसे मानेंगे विजय रजक जी? बढ़िया मानेंगे ना, है ना? हाँ सर, चाहिए। बैंक का पूरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 94% कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है? डिजिटल मोड पे हो रहा है। डिजिटल हो रहा है सर, और उसका ये होगा कि ब्रांच में भीड़ ही नहीं होगी सर, ब्रांच हाँ, बिल्कुल खाली दिखता हो। तो उसका क्या फायदा है ब्रांच में भीड़ नहीं होगी तो? उसका फायदा ये है सर कि जो ब्रांच के जो मानव संसाधन होंगे वो उनको काम करने का मौका मिलेगा, बिजनेस पे फोकस करेंगे, प्रोडक्टिव रिकवरी पे काम फोकस करेंगे, नए करेंगे। नए कस्टमर लाएंगे, और बढ़िया तरीके से समावेशी बैंकिंग करने में वो कामयाब होंगे। और अगर आपके बैंक का बात करूं तो कैसा हो, इसका उल्टा मान लें? हाँ सर, विजय जी लोग हाँ बोल रहे, सब तो बैंक में ही आते हैं बोल रहे हैं। कितना हो रहा है डिजिटल, सर लेकिन हम हमारे वर्तमान में सर हमारे बैंक में भी सर डिजिटल की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है सर।
और सबसे खुशी इस बात की है सर कि ये 1 जनवरी 2022 से हमारे यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का भी शुरुआत हो गया है और अब हम नेशनलाइज बैंकों से कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण में पीछे नहीं है। हाँ, अभी करना ही पड़ेगा और सारे डिजिटलाइजेशन के लिए जितने भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और सर्विसेज हैं उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा ग्राहकों तक। तब जाके एक चैलेंज आएगा कि उस जो डिजिटल जो सेवाएं हैं उनको उनसे उपभोग करवाने के लिए आपको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि उतना साधन होने के बाद भी वो विजय रजक जी के पास भी आएंगे कि सर हमें भरोसा नहीं है उस मोड पे, हम आप ही के पास आएंगे क्योंकि हम आप अच्छे लगते हैं हमको करके, आप नए नए नोट देते हो करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनमें आदत आप डालेंगे, अलग अलग कैंपेन करेंगे तब जाके ये बढ़ेगा और ग्राहकों को जो है ये सुविधा मिलेगी। और एक दो बार ये ग्राहक जो है इस सुविधा का लाभ लेंगे, उसके बाद वो खुद ब खुद प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं कि देखिए मोबाइल से मैंने पैसा भेज दिया सौरभ कुमार को, था बड़ा परेशान कर रहा था, मैंने मोबाइल उठाया उसको यूपीआई कर दिया, तो फिर ये पूरा पंचायत चलेगी गांव में और सब सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण है सब्सिडरीज। अभी आप लोगों ने देखा होगा इस साल हम बहुत सारे बैंकों के रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो जब रिकॉल क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के चर्चा किए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए चर्चा किए। तो जो नेशनलाइज बैंक होते हैं उनके सब्सिडरीज होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो उनमें से जुड़ा हुआ सवाल ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसके सब्सिडरीज हैं। तो आपको अपने बैंक के सब्सिडरीज जो है याद रखने होंगे। तो यहाँ पर अगर आईडीबीआई की बैंक की बात करें तो सब्सिडरीज में से देखिए आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज है, जिनका मर्चेंट बैंकिंग, रिटेल ब्रोकिंग मतलब शेयर मार्केट में यहाँ इनका जो एक्टिविटी चलता है। और आईडीबीआई इनटेक लिमिटेड है टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर से। और आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है। और आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है, आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड है। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, इनके कोई बिजनेस वगैरह याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर याद कर लीजिए। जिससे कि आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज में 100% का शेयर होल्डिंग है, आईडीबीआई इनटेक लिमिटेड में 100% का शेयर होल्डिंग है, आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड में 100% है, और आपका एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में 66.67% का शेयर होल्डिंग है, और ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड में 54.70 का है। तो ये जरूर याद रखना पड़ेगा आपको, शेयर होल्डिंग ये पूछ सकता है। तो अगर हम सब्सिडीज की बात करें तो राजू नैन जी बताइए जरा सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज क्या बोलते हैं हम लोग किसी का। सर बताया यहाँ पे जो सर यहाँ पर जो सर एग्जांपल है मैं उसी पे फोकस करूंगा सर कि जो सब्सिडरीज है जैसे आईडीबीआई बैंक के बारे में अभी सर आप बता रहे हैं ना, तो आईडीबीआई जो है होल्डिंग कंपनी हो गया सर, होल्डिंग हो गया, और जो उसके ये जो 5 कंपनियों के नाम है ये उसके सब्सिडरीज हो गए सर। सहायक कंपनी, सब्सिडीज का मतलब है सहायक कंपनियां। ठीक है, जी तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, उनके होल्डिंग पैटर्न को रखता है, मतलब एक सूत्रधार कंपनी होता है और एक ऐसा संगठन होता है जो इसकी अन्य इकाइयों को नियंत्रित करता है या उसका इंटरेस्ट अपने पास रखता है, इसको संचालित करने का ये नियंत्रण अपने पास रखता है, इसलिए ये सब्सिडरीज हैं। तो ये सहायक कंपनियां हैं, इनमें इनका होल्डिंग जो है ये बैंक के पास रहता है। ठीक बात। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है सर कि परसेंटेज होल्डिंग, जैसे ऊपर की जो 3 कंपनियां उसकी 100% होल्डिंग्स अपने पास रखे हैं, और बाकी जो दो नीचे की जो 2 कंपनी है उसकी जो है 66% और 54% के लगभग अपने पास होल्डिंग रखे हैं। ऐसे भी सर 50% से ऊपर अगर होल्डिंग होता है सर तो उसका मालिकाना हक उसी का माना जाता है, होल्डिंग कंपनी का ही सर। जी बहुत बढ़िया। तो ये आपने उस दिन भी पूछा था, आपको क्लियर हो गया होगा, डाउट है ना कि सब्सिडरीज कंपनी जो है सब्सिडरीज क्या होता है। सर बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया सर। हाँ, अब बात करते हैं इनमें, जैसे आईडीबीआई बैंक के साथी अगर हालांकि कम मात्रा में जुड़े हैं लेकिन जितने भी जुड़े हैं उनसे मैं चाहूँगा कि वो इंटरनल बैंकिंग की तैयारी के लिए, अभी हम लोग और कुछ सेशन में उनके लिए करेंगे। तो इंटरनल बैंकिंग में अभी आप देखे होंगे कि जितने सारे बैंकों के रिकॉल क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है कि अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन आपके प्रमोशन एग्जाम में
तो 100 में से 40 to 50 क्वेश्चन इंटरनल बैंकिंग से आ रहे हैं। तो अगर प्रमोशन एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न को इस तरह से भाग बांटा जाए तो उसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाए राजू नयन जी? ये आपके लिए नहीं है, ग्रामीण बैंक के लिए नहीं है, नेशनलाइज या कॉमर्शियल बैंकों के लिए है। 4 भागों में बांटा जाए, 4 भागों में बांटा जाए। हमारे विजय रजक जी लिख लेंगे, कागज कलम लेके आइए, लिखिए। पहला भाग होता है जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग वो भाग है जो सभी बैंकों के लिए समान होता है और जिससे कि बैंकिंग पूरी यूनिवर्सल बैंकिंग चलती है, जनरल बैंकिंग को। तो जनरल बैंकिंग भाग है जिसमें कि आप आरबीआई एक्ट पढ़ते हैं, एनआई एक्ट पढ़ते हैं, बीआर एक्ट पढ़ते हैं, टाइप ऑफ कस्टमर पढ़ते हैं, बैंकिंग राइट्स एंड ड्यूटी पढ़ते हैं, बैंकिंग के आप कस्टमर सर्विस पढ़ते हैं, बीसीएसबीआई रूल पढ़ते हैं, केवाईसी पढ़ते हैं। ये सारा बैंकिंग का है। आप फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप कस्टमर सर्विसेज पढ़ते हैं, फिर कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए कमेटी पढ़ते हैं, कोपरा पढ़ते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन पढ़ते हैं, आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं। ये सारा जनरल बैंकिंग है। तो एक हिस्सा महत्वपूर्ण जनरल बैंकिंग है। तो इनमें राजू नयन जी कितना क्वेश्चन आता होगा अभी? अगर जो रिकॉल क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी, तो कितना % क्वेश्चन आते हैं? रिकॉर्ड क्वेश्चन से सर लगभग मोस्ट अभी जो मैं देख रहा हूँ सर, अनुभव करके और देखने के साथ ही जो पता चल रहा है सर, 100 में से जी लगभग जो है 60% क्वेश्चन रिकॉर्ड होते हैं सर, 50 से 60%। हाँ, वो रिकॉर्ड में आते हैं 50%। लेकिन मैं कर रहा हूँ जनरल बैंकिंग में। और अभी जो ट्रेंड है इस साल का कॉमर्शियल जो नेशनलाइज बैंकों के लिए और कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल बैंकिंग के। आप ग्रामीण बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका अलग हम चर्चा कर लेंगे। तो इनके लिए 25 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के आएंगे और जो 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे इंटरनल सर्कुलर से आ रहे हैं। इंटरनल सर्कुलर को भी 5 भागों में बांटा है इन्होंने। एक होता है लायबिलिटी प्रोडक्ट, एक भाग। दूसरा भाग होता है रिटेल प्रोडक्ट, लोन के रिटेल लेंडिंग प्रोडक्ट या लोन प्रोडक्ट, 2 भाग हो गया। तीसरा भाग हो गया पॉलिसीज। पॉलिसीज में आपका एचआर पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, ऑपरेशनल मैनुअल पॉलिसी, आपका कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडेशन मैकेनिज्म पॉलिसी, और आता है आपका कस्टमर सर्विस पॉलिसी या कंपनसेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, ओटीएस पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, ये आपके भाग आता है। एक 3 भाग हुआ इंटरनल का। एक भाग क्या बोला मैंने? लायबिलिटी प्रोडक्ट। दूसरा भाग क्या बोला राजू नयन जी? रिटेल लेंडिंग प्रोडक्ट, लोन जी वाले। तीसरा भाग क्या बोला? पॉलिसी मैटर, जितने सारे पॉलिसी मैंने गिनाया। और चौथा भाग होता है स्टाफ वेलफेयर स्कीम से सवाल बढ़ा दिए अभी उन्होंने, कि स्टाफ वेलफेयर से जो सवाल है, जैसे स्टाफ को हाउसिंग लोन मिल रहा है, स्टाफ को व्हीकल लोन मिल रहा है, वो क्यों पूछता है सौरभ जी? वो इसलिए पूछता है, ये स्टाफ जो प्रमोशन लेने आया है इसको मालूम है कि उसको कितना लोन मिलता है, ये लिया भी है कि नहीं लिया है। वो चाहता है कि ये लेके आए, प्रमोशन का एग्जाम देने पहले स्टाफ लोन ले ले और आए, तभी तो जानकारी रखता हो। इसी वजह से सवाल पूछता है। तो स्टाफ के बारे में पूछता है, फिर उनके मेडिकल फैसिलिटी, फिर उनके जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उनकी लीव इनकेसमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर पहला भाग हो गया आपका लायबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा भाग हो गया आपका रिटेल लेंडिंग प्रोडक्ट्स, लोन प्रोडक्ट्स, और तीसरा भाग हो गया ऑल पॉलिसी मैटर, जिनमें 5 तरह की पॉलिसी मैंने बताया और 5 पॉलिसी सवाल आते हैं। चौथा भाग जो पूछा जा रहा है वो स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड, और 5वां भाग जो पूछा जा रहा है वो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ और बैंक के डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन, इंटीग्रेटेड जो सर्विसेज हैं वो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछे जाते हैं। तो राजू नयन जी एक बार समराइज कर देता हूँ। पहला भाग होता है लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, दूसरा भाग होता है रिटेल लेंडिंग लोन प्रोडक्ट्स, तीसरा भाग होता है सारी पॉलिसीज जो 5 तरह की पॉलिसी, चौथा भाग होता है स्टाफ रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, और 5वां भाग होगा आपका बिजनेस फिगर और आपके बैंक के कुछ अचीवमेंट या डिजिटल जो रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 5 भाग से सवाल आते हैं। तो एक हिस्सा हो गया जनरल बैंकिंग, एक हिस्सा हो गया इंटरनल बैंकिंग जो 40 से 50 सवाल आएंगे, और 25 सवाल आएंगे आपके जनरल बैंकिंग। तो टोटल कितना हुआ? अभी 65 सवाल, 65 हो गए, अब बचे 35। अब 35 को हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग ऐसा है 25 नंबर का जिसमें करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से सवाल पूछेंगे
जो कि 3 से 4 महीने से ज्यादा पुराना सवाल नहीं पूछ रहा है, अभी करंट में। और एक हिस्सा है बैंकों में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उनसे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे 10 नंबर। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन जो हैं, जो अभी ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। तो ये जो रास्ता बताया, उस रास्ते से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ये जरा, ये क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे राजू नैन जी, स्क्रीन पर क्या लिखा है? तुम अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। वाह, फिर से रिपीट करो, मजा आ गया है। तुम अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ये हुई ना बात। अगर हम अपनी मंजिल तय कर लिए तो फिर रास्ते की परवाह किसे। अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्तों की परवाह किसे, कांटों पे दौड़ के चले आओ, हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि ए जिंदगी जरा आहिस्ते चल, है ना विजय रजक जी, ए जिंदगी जरा आहिस्ते चल, मैं समझ तो लूं कि ये मेरी मंजिल है कि पड़ाव है ना। कई बार हमको लगता है कि थोड़ा थोड़ा रुक जाए, पता तो करे ये मेरी मंजिल है कि पड़ाव है। तो कन्फ्यूजन होता है, मतलब सवालों में भी कन्फ्यूजन होता है, पढ़ने में भी। तो आईडीबीआई में ग्रॉस एनपीए का खतरा है, यस विजय रजक जी बोल रहे हैं खतरा है, लेकिन वो खतरा रहता है तो वो नहीं पूछता है, प्लस पॉइंट ही पूछता है। तो सभी जो साथी हैं अभी उनको इस तरह से समराइज करते हैं कि आईडीबीआई बैंक का बिजनेस 4,11,341 करोड़ है, 2,33,134 करोड़ का डिपॉजिट है, 1,78,207 करोड़ का एडवांसेज है, CD रेशियो सॉरी कासा परसेंटेज इनका 56.77% है, और आपका जो नेट एनपीए 1.27% है, आपका CRAR है 19.06%। और कुछ चीज़ें और आपको देखनी होगी जो मुझे स्लाइड में नहीं मिली, आपके हमारे जो साथी हैं वो निकाल लेंगे। पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना है, पर ब्रांच बिजनेस कितना है, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट कितना है, पर ब्रांच प्रॉफिट कितना है, इतना निकाल लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। और एक प्रोविजन कवरेज रेशियो जो मैंने बताया वो है 97.63%। और ये इतना सारा चीज़ देख लेंगे तो आपका बिजनेस फिगर पूरा सही हो जाएगा। तो ये आज छोटा सा सेशन रहा आईडीबीआई के लिए, जिसमें से आप जान पाए कि आईडीबीआई बैंक का बिजनेस क्या है और बिजनेस के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इस पूरे सेशन से क्या एक अच्छा चीज़ सीखने मिला विजय रजक जी? हाँ सर, क्या चीज़ एक सीखने इसमें मिला? है कि सर कि हम लोग ये ग्रॉस एनपीए को मेंटेन करके रखेंगे सर, तो प्रोविजन जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। नहीं तो एकदम आप तो सीरियस हो गए एकदम। 70%। अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, वो तो कार्य निष्पादन के दृष्टिकोण से है। जो आप कह रहे हो मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। थोड़ा आपको बैंक से बाहर निकाल के घर के एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा। एक साथी पूछ रहे हैं आरआरबी में करंट अफेयर्स नहीं आता है। हाँ, आरआरबी में करंट अफेयर्स नहीं आता है, लेकिन बैंकिंग में करंट मॉडिफिकेशन जरूर आते हैं। तो विजय रजक जी, इसमें आपको ये सीखने मिला होगा कि जो अच्छा होता है बैंक में उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और क्या अच्छा, सीखने हाँ। मिला राजेंद्र जी? नीरज जी नीरज कुमार पांडे जी हैं, आवाज आ रही है नीरज जी? जी जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। अब आप लोग तो खूब पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से बात करने आ जाता हूँ बस, हैं। जी 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 सर, जी सर। सर इंटरनल के लिए प्लीज सर कुछ कीजिए ना सर, थोड़ा सा। इंटरनल के आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, सेशन करेंगे जी आने वाले, आप अलग सर, से 22 को एग्जाम है सर, अब टाइम भी नहीं है। अभी लगातार करेंगे। आज शुरुआत हो गई, जितना दिन है 22 तक का आपका सेशन करेंगे, एक सेशन रहेगा, है ना। जी सर, और जी आप सर। अलग से एक बार फोन में बात करिएगा, मैं आपसे कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग जो है आप प्रोवाइड करा दीजिएगा, मैं करूँगा आपको सेशन, है। हाँ प्लीज सर, थोड़ा। नीरज जी का 22 को है ना सर, हाँ, हम लोगों का तो 28 को ही है सर। आप तो आपका एक भी सवाल गलत हो जाएगा तो बता देना। आप लोग कितने दिन से पढ़ रहे हो, आप यकीन नहीं माने आपने क्या सीख लिया। आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा है, जिस दिन एग्जाम दे के आओगे तो आप उस दिन बोलोगे कि सर कमाल हो गया, आप सही बोले थे। सही में सर, बहुत कमाल हो गया सर, बहुत सीख लिए सर, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अभी ठीक है वो अभी आप सीख रहे हो ना, तो आपकी प्यास बढ़ गई तो ऐसा लगता है कि अभी और सीखना है और सीखना है। यस सर। ठीक बात है। बट सर एग्जाम आपका के जो दिन है ना सर, कल के क्लास में ना वो अमृत बीज सर एक कोट बता रहे थे सर, कि जब भी पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कल एग्जाम में बैठने जा रहे हो। यस, तो वही चीज सर आ जाता है सर पढ़ने समय जहन में, हाँ, कि
मानो कि कल एग्जाम है हमारा, इसलिए उसी व्यू से आज पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है सर कि सीखने का जो ललक है ना सर, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है सर। और आप जो कठिन कठिन चीजों को सरल शब्दों में सिखा देते हैं ना सर, तो उससे जो लालसा है ना और बढ़ते जा रही है, भूख बढ़ते जा रही है क्वेश्चन का। देखिए ये तो जो इस बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते हैं ना, इस बैलेंस शीट में आपको बहुत सारी चीजें आपके बैंक को समझने के लिए मिल जाती है। एक तो प्रियरिटी सेक्टर को समझने मिल जाता है, बैंक की एक टर्मिनोलॉजी को समझने मिल जाता है, और उसमें आप पूरी कॉन्सेप्ट, बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाते हैं। ठीक है राजू जी, तो एक काम करें, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आपका एक और हाँ सेशन सर। है। ये हमारे रजक जी को सोने नहीं दीजिए, इनको बोलिए चाय वाय बना लें, है ना, क्योंकि अभी घर में सब जी सो गए सर। होंगे, तो चाय लोग खुद बनानी पड़ेगी। और मैं इस भी, क्लास में सर हम लोग 8-9 JRG बैंक के बैठेंगे सर अभी। ये देखिए हमारे एकदम शाहरुख खान आ गए, एकदम स्मार्ट से सौरभ कुमार जी आ गए, है ना। सौरभ कुमार जी एकदम बढ़िया, एकदम दुधिया रोशनी में नहाए हुए फ्लड लाइट मैच की तरह दिख रहे हैं, है ना। थैंक यू सर। सौरभ जी कहाँ से हैं, बोल रहे हैं आप? सर अभी तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, अच्छा, और बैंक आपका? JRG बैंक सर। अच्छा, तो आप भी जगह रहो, ठीक, आप भी जगह रहो। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इंटरनल ऑडिट पॉलिसी पे। गिनती में सर कम से कम 8 लोग ज्वाइन होंगे सर, 8-9 अभी हम लोग जो क्लास में नहीं जुड़े हैं, नहीं, ज्यादा है, 10 के लगभग हैं, 10 10 के 10। लगभग में होंगे। दो चार तो ऐसे हैं सर कि पता भी नहीं चल रहा है सर, लेकिन पता चल रहा है। आठ का तो मेरा लगभग नाम याद है, 8 का। 10 प्लस है सर, 10 प्लस है। सबका सम्मान करेंगे, और सबका जो निजता का भी सम्मान होना चाहिए। और उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि फ्रंट लाइन सीखने में ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा। मतलब जैसे आप लोग फ्रंट लाइन सीखते हो ना, है ना, ये जैसे देखो, ये अपना सौरभ कुमार है, एकदम रोशनी के सामने है तो नहाया हुआ लग रहा है ना, तो गर्मी पानी है तो सूरज के सामने आना पड़ता है। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर फ्रंट लाइन सीखेंगे तो क्या होता है, जैसे मैं अभी ये फ्रंट लाइन पर हैं, तो इनके ऊपर क्या रहता है कि ये राजू ने विजय रजक के फ्रंट लाइन है ना, तो इनको ना एक वो रहता है, अलर्टनेस रहता है कि पता नहीं सर क्या पूछ लेंगे और हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो एक वो क्या हो रहा है, माइंड को दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को काम दे रहे हैं। इनका कॉन्शियस माइंड तो है सामने, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम कर रहा है। ये काम कर रहा है कि हाँ, ये बोल रहे हैं, कोई राहुल शुक्ला जी बोल रहे हैं, कुछ चुने हुए सांसद हैं जो सामने रह रहे हैं। राहुल शुक्ला जी हमारे बोल रहे हैं सर ये सब चुने हुए सांसद हैं, इसलिए ये सामने है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप फ्रंट लाइन से जब पढ़ते हो ना, तो आपको क्या होता है कि एक तो अलर्ट रहना पड़ता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। फिर कुछ बातों से मैं पूछ लेता हूँ तो होगा क्या, गलत होगा ना। अभी जैसे अभी विजय रजक से पूछा कि मैंने कहा कि क्या पूछा विजय रजक जी, CRAR क्या है, कोई बात नहीं, गलत हो हाँ गया, लेकिन वो सुने, गलत हुआ ही नहीं है, लेकिन कहने का तालमेल समझ गए वो, है ना। कई बार हम जानते रहते हैं ठीक नहीं तो अब बोल पाए। कहने का तालमेल समझ गए, तो ये क्या होगा, सीख गए, तो ये बहुत तरीके से सीख जाएंगे, फिर दोबारा बोलने में इनको कठिनाई नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी चाय आप पी लो, और 5 मिनट बाद फिर इसी स्क्रीन पर मिलते हैं। मैं आपके इंटरनल सेशंस के लिए एक इंटरनल ऑडिट पॉलिसी पे चर्चा करेंगे, है ना। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा चर्चा करेंगे, लेकिन उतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए ऑडिट पर्पज से। तो ठीक है, आप 5 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, मैं भी चाय लेके आता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके सर। सर वेटिंग सर। ओके।